साथियों नमस्कार। ये जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर पर आधारित मेरे व्याख्यान का दूसरा भाग है। इससे पूर्व के मैंने वीडियो में जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा भारतीय क्षेत्र में की गई विभिन्न क्षेत्र विजयों को देखा था, जिसमें मैंने अकबर के गुजरात अभियान, अकबर के मालवा अभियान, अकबर के अहमदनगर अभियान एवं अकबर के गढ़कटंगा अभियान की चर्चा की थी। साथ ही अपने पिछले व्याख्यान में मैंने तात्कालिक समय के जो क्षेत्रीय शासक थे, चाहे महाराणा प्रताप हो मेवाड़ में, या चाहे चांद बीबी हो अहमदनगर में, या चाहे बाज बहादुर हो मालवा में, ऐसे तमाम शासकों को एवं शासिकाओं को अकबर की सेना ने पराजित किया था और उन सभी स्वतंत्र प्रांतों का विलय मुगल साम्राज्य के अंदर किया था। तो ये भाग एक था और आज की कक्षा में हम लोग अकबर पर ही आधारित भाग 2 पर चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक सुधारों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिलीजियनिक और सोशल रिफॉर्म के लिए, स्पेशली इन दोनों रिफॉर्म्स के लिए अकबर का कार्यकाल पूरे विश्व में जाना जाता है, खासतौर पर उसके रिलीजियनिक रिफॉर्म्स को लेकर। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि एक ऐसा शासक अकबर जिसके पिताजी को निष्कासित कर दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा और उसकी खुद की परवरिश राजा वीरपाल के महल में हुई थी, ऐसे में अकबर ने कोई संस्थागत अध्ययन नहीं किया था। अकबर ने कोई इस प्रकार की स्टडी नहीं की थी कि उसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहा जाए, सिवाय कुछ वर्ष मदरसों में बिताए थे उसने। बाकी वो एक अनपढ़ शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है। जिस प्रकार मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी को एक अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार अकबर को भी कम पढ़ा लिखा या एक अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है। किंतु फिर भी एक कम शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी, कोई व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त न करने के बावजूद भी अकबर ने इतने महान सामाजिक प्रशासनिक सुधार किए कैसे, ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है। और इसे समझने के लिए आज की क्लास में मैं सर्वप्रथम कुछ उन नगीनों का या उन विभूतियों का नाम लेना चाहूंगा जिनके इशारों पर ही, या यूं कहें कि जिनके प्रभाव में ही अकबर अपने संपूर्ण 50 वर्ष के कार्यकाल को उसने हिंदुस्तान को दिया। तो ये कुछ नगीने जिन्हें अकबर के दरबार के 9 रत्न कहा जाता था, इन 9 रत्नों के ही प्रभाव में अकबर ने, या इन 9 रत्नों के ही आग्रह पर अकबर ने भारतीय क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े सुधार किए, जो आगे जाकर के दूसरे शासकों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुए। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी अकबर की बनाई गई या अकबर के द्वारा स्थापित कुछ सुधारों की स्टडी करी और इवन विंसेंट स्मिथ, जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने अकबर के द्वारा चलाई गई मनसबदारी व्यवस्था की बेहद तारीफ की थी और उन्होंने माना था कि तात्कालिक 15वीं 16वीं शताब्दी के समय इससे अच्छा कोई सुधार हो ही नहीं सकता था भारत के अंदर। तो हम देखते हैं कि एक सो कॉल्ड अनपढ़ शासक इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स भारत के अंदर उसने कैसे किए और किस हद तक वो अपने 9 रत्नों से इन्फ्लुएंस्ड होता था। तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, इनके बारे में आप लोगों ने स्कूल में अवश्य पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने अकबर बीरबल, अकबर तानसेन, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हमाम, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, राजा मान सिंह, इन तमाम लोगों का आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो आज हम लोग जरा देखते हैं, क्योंकि अकबर में एक खास बात तो थी जो उसे अन्य शासकों से अलग करती थी, और वो यह थी कि वो अपने प्रशासन को योग्य से योग्यतम शासकों के द्वारा संचालित करवाना चाहता था, या योग्य से योग्यतम मंत्रियों की सलाह पर वह अपना शासन चलाना चाहता था। तो योग्य से योग्यतम मंत्री उसे कैसे मिलेंगे, तो इसमें अकबर कभी भूल नहीं करता था। आप इतिहास उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि चाणक्य या कौटिल्य, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा कि राजा
को अच्छे प्रशासकों को नियुक्त करना चाहिए और अच्छे प्रशासकों को नियुक्त करने के लिए उपधा परीक्षण जैसे परीक्षण की बात की गई थी। किंतु अकबर के समय उपधा परीक्षण जैसी कोई भी परंपरागत सिलेक्शन प्रोसेस का फॉलो नहीं किया जाता था। यहां पर तो अकबर खुद ही इतना योग्य था, उसको प्रैक्टिकली इतना नॉलेज था कि वो खुद ही समझता था कि यार ये व्यक्ति मेरे प्रशासन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, या ये व्यक्ति को अगर मैं दरबार से जल्दी से जल्दी अगर निष्कासित कर दूं तो मेरे साम्राज्य का भला हो जाएगा। तो कुछ को तो उसने निष्कासित किया और कुछ को शामिल किया। तो इसमें अकबर का कोई सानी नहीं था। अकबर योग्य व्यक्तियों की अच्छी पहचान रखता था। इस 9 रत्नों में मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहूंगा तानसेन का, और तानसेन के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चूंकि हम भारत में रहते हैं और एक बड़ा तबका भारत में हिंदू संस्कृति को मानता है, और हिंदू संस्कृति में वैसे तो संगीत का सभी संस्कृति में महत्व है, किंतु हिंदू संस्कृति में संगीत को आध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है। यहां तक कि माता शारदा सरस्वती को उनका प्रतीक माना जाता है संगीत का। तो संगीत को एक प्रकार से होली व्यू या एक पवित्र दृष्टिकोण से देखा जाता था। तानसेन संगीत सम्राट थे और कुछ रागों में इनकी महारत हासिल थी। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया, और आप अगर 2019 के आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर को देखेंगे तो उसमें प्रश्न है कि तानसेन की उपाधि रामतनु पांडे को किसने दी थी। यह क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स जो 3 जून को हुआ था 2019 को, यानी पिछले साल, यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। 9 रत्नों पर प्रश्न हमेशा आते रहते हैं पेपर में। तो जो तानसेन था, जिनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, इन्हें तानसेन की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी और अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में शामिल किया। अकबर तानसेन से अक्सर पूछते थे कि तानसेन, मैंने तुमसे बड़ा संगीत सम्राट कभी नहीं देखा, या तुम जितना अच्छा गाते हो, ना तो मैंने सुन रखा है कि कोई व्यक्ति तानसेन से अच्छा गाता है, ऐसा भी मैंने कभी सुना नहीं और देखा तो कभी अपने जीवन में नहीं, क्या तुमसे भी कोई बेहतर है क्या? तो तानसेन ने बोला, महाराज, मैं जहां से आया हूं वहां मैं सबसे साधारण गाता हूं, और अगर आप मेरे गुरु से मिलेंगे तो उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, वो मुझसे भी महान संगीतज्ञ हैं। तो अकबर की इच्छा जाहिर हुई कि वो तानसेन के गुरु से मिलना चाहते थे, जिनका नाम था हरिदास। अकबर ने तानसेन से बोला कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं और मुझे कृपया अपने गुरु से मिलाइए। तो अकबर को तानसेन अपने गुरु से मिलाने के लिए ग्वालियर ले गए। वहां पर एक जंगल में, झोपड़ी में एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। तानसेन गए। तानसेन ने जाकर आवाज लगाई कि गुरुजी, मुगल सम्राट अकबर आपसे मिलने आए हुए हैं। तो अंदर से आवाज आई कि तानसेन, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं गरीबों से नहीं मिलता। ये तानसेन के गुरु ने बोला तानसेन को कि तानसेन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं गरीबों से नहीं मिलता। अकबर तक आवाज पहुंच गई, बाहर ही खड़े थे। तानसेन को बुरा लगा। तानसेन बाहर आए, बोले कि शायद मेरे गुरुजी ने कोई और समझ लिया होगा या सही से सुना नहीं होगा। तो अकबर ने हंसकर बोला कि तुम्हारे गुरु वास्तव में एक महान व्यक्ति है और तुम नहीं समझ सके, मैं समझ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अकबर ने तत्काल अपने कपड़े उतार दिए, जो राजसी पोशाक में अकबर आया हुआ था उसको उतार करके अकबर ने बेहद ही साधारण किसान के कपड़े धारण कर लिए। और अब तानसेन से बोला कि तानसेन, जाओ, जाकर अपने गुरु से बोलो कि एक गरीब मिलने आया है। जैसे ही तानसेन अपने गुरु को बोले कि महाराज, कोई गरीब मिलने आया है, तो गुरु इस बार बाहर निकले और उन्होंने सम्राट अकबर का स्वागत किया।
और उन्होंने बोला कि महाराज आपका स्वागत है मेरी इस कुटिया में। तो अकबर ने उन्हें ऑफर किया, बोला कि तानसेन तो कहते हैं कि उनसे बेहतर मुझे तो लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं गा सकता, किंतु उनका यह मानना है कि आप तानसेन से बेहद अच्छा गाते हैं, तो क्या आप मेरे दरबार में चलना पसंद करेंगे? तो तानसेन के गुरु ने बोला कि महाराज मैं माफी चाहता हूं, मैं अपनी गायन का उपयोग केवल और केवल ईश्वर के लिए करता हूं। मैं भगवान का भजन करता हूं, संध्या वंदना करता हूं, प्रातःकाल ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, केवल मेरा यही काम है। दरबारी शान और शौकत मेरे से बहुत परे है, न तो मुझे वहां जाने की लालसा है और न ही भविष्य में कोई आकांक्षा है कि मैं वहां जाकर अपनी सेवाएं देना चाहूं। उन्होंने अकबर को मना कर दिया, बोले मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा शिष्य तानसेन है, ये आपके साथ रहेगा। अकबर काफी प्रभावित हुए तानसेन के गुरु से। फिर तानसेन के गुरु उनको गांव घुमाने ले गए। जब वो गांव घूम रहे थे तीनों, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति गाना गा रहा था। जब उसने गाना गाना स्टार्ट किया तो ऐसा माना जाता है, देखिए साइंटिफिकली हम उसको नहीं जोड़ेंगे, कहते हैं कि तानसेन राग दीपक गाते थे तो उससे दीपक जल जाते थे, तो हम साइंटिफिकली तो खैर उस चीज में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इन रागों को कुछ सिग्निफिकेशन के फॉर्म में जाना जाता था। जैसे राग दीपक हो गया, राग मेघ हो गया, राग मल्हार हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के रागों के नाम से जाना जाता था। तो अकबर, उनके गुरु, तानसेन के गुरु और तानसेन तीनों जब आगे गए तो पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था और वो कुछ गाना गा रहा था। उसके गाने से माना जाता है कि मेघ की गर्जना होने लगी। तो अकबर ने पूछा, भाई ये तो तानसेन से भी अच्छा गा रहा है, इनका नाम क्या है? तो तानसेन ने बोला कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे गांव में अधिकांश जितने लोग गाना गाते हैं उनके कंपैरिजन में मैं बहुत एवरेज हूं। बस फर्क इतना है कि मैं आपके दरबार तक पहुंच गया तो फेमस हो गया, और ये यहीं पर गांव में ही गाते हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं पूछता। तो उस व्यक्ति का नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ तानसेन ने इशारा किया कि ये भी मेरे गांव का ही रहवासी है और ये मुझसे अच्छा गाता है। उस व्यक्ति का नाम था बेजू बावरा। उस व्यक्ति का नाम था बेजू बावरा, और बेजू बावरा जिस गाने को गा रहे थे या जिस राग को गा रहे थे उसका नाम था राग मेघ या मेघ राग। कहते हैं इससे मेघों को बुलाया जाता था, ऐसी उस समय के लोगों की मान्यता थी। किंतु हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बेजू बावरा ने ही मेघ राग का इन्वेंशन किया था और तानसेन ने राग दीपक का आविष्कार किया था, या राग दीपक वो गाया करते थे। इसके अलावा मियां की थोड़ी, मियां मल्हार, ऐसे तमाम रागों को तानसेन गाया करते थे। तो तानसेन नो डाउट एक महान नगीने थे, एक विलक्षण विभूति थी जो अकबर के दरबार में संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दिया करते थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य महान रत्न रहा करते थे। उनमें बीरबल का नाम भी महत्वपूर्ण है। बीरबल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि किस प्रकार से वो उनकी बुंदेलखंड से लेकर के अकबर के दरबार तक की जो यात्रा रही उसके विषय में। बीरबल हाजिर जवाबी थे। माना जाता है कि सबसे ब्रिलियंट वही थे जो अकबर के सलाहकार थे, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान बीरबल ही थे और बीरबल की सलाह अक्सर अकबर माना करते थे। तो बीरबल एक प्रकार से काइंड ऑफ एडवाइजर हुआ करते थे अकबर के, और अकबर के ही दरबार के एक महत्वपूर्ण रत्न हुआ करते थे। तो बीरबल के अतिरिक्त टोडरमल का नाम लिया जाता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, अकबर ने रिलीजियनिक रिफॉर्म्स यानी कि धार्मिक सुधार और अकबर ने कल्चरल रिफॉर्म्स यानी कि सांस्कृतिक सुधार एवं सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार दो लोगों के कहने पर किए। सबसे ज्यादा दो लोगों के कहने पर ही अकबर ने ये रिफॉर्म्स किए। एक तो बीरबल थे और दूसरे थे अबुल
फजल, अभी इन पर आएंगे हम लोग। अबुल फजल पर, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है अबू फजल भी। तो जो टोडरमल थे ये भी अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण रत्न माने जाते थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। टोडरमल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, यहां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है, बेटर होगा कि आप उसको नोट कर लें। टोडरमल एकमात्र ऐसा रत्न था अकबर के दरबार का जिसने शेर शाह सूरी को भी अपनी सेवाएं दी थी। यानी कि शेर शाह सूरी के दरबार में भी टोडरमल रहता था और अकबर के दरबार में भी टोडरमल ने अपनी सेवाएं दी थी। एकमात्र यह व्यक्ति था जो दोनों में था। तो टोडरमल ने जमीन को मापने की या भूमि की पैमाइश की नई व्यवस्थाओं का इजाद किया था, या यह पहला व्यक्ति था जिसने जमीन को नापने के लिए कई सारे यूनिट्स यानी इकाइयों को निर्मित किया और बड़े पैमाने पर जमीन इसी के समय पर मापी गई, टोडरमल के द्वारा ही नापी गई। इसीलिए भूमि की पैमाइश की व्यवस्था को या भूमि को के मापने की व्यवस्था को हम लोग एक लंबे समय तक टोडरमल सिस्टम या टोडरमल व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर एमपीपीएससी में 3 मार्कर में पूछे कि व्हाट वाज टोडरमल सिस्टम, टोडरमल व्यवस्था क्या थी, तो टोडरमल व्यवस्था कुछ नहीं, आप 3 मार्कर में ही पूछेगा, 6 मार्कर में या 15 मार्कर में नहीं पूछेगा। तो टोडरमल सिस्टम जो थी वो जमीन को मापने की ही व्यवस्था थी। पहला व्यक्ति था भारत के इतिहास में टोडरमल जिसने इस प्रकार का कोई कार्य किया था। इससे पहले सिकंदर लोदी भी था जिसने गज-ए-सिकंदरी उसके टाइम पर चलता था, बट इतने बड़े पैमाने पर किसी ने नहीं किया था जितना टोडरमल ने किया। और मुगलों के समय पर तो खैर पहली ही बार यह हो रहा था। नेक्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल एक महान साहित्यकार थे और अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, यह अकबरनामा अकबर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। यहां तक कि अगर मैं ये सब बातें भी आपको बता रहा हूं या आप अगर बुक्स में भी अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके मुख्य स्रोतों में एक स्रोत अकबरनामा भी है। यानी कि अकबरनामा को अगर आप हिस्ट्री में एब्सेंस कर दें, अकबरनामा को इतिहास से अगर आप अनुपस्थित कर दें, तो कमोवेश अकबर के शासनकाल को जानने के लिए हमारे पास कोई लिखित और ऑथेंटिक सोर्स नहीं बचेगा। अगर अकबरनामा नहीं होती तो अकबरनामा से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। इवन हम अकबरनामा को मेन रेफरेंस बुक के फॉर्म में यूज करते हैं। अकबरनामा की बातों को फिर हम क्रॉस चेक करते हैं दूसरे सोर्सेस से। मेन रेफरेंस अकबर को जानने का अकबरनामा ही है। तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी। आईने अकबरी और आईने अकबरी एक पुस्तक है, इसको आइन ए अकबरी भी कहते हैं। आइन ए अकबरी यह अकबरनामा का ही तीसरा भाग है और इस पुस्तक में अबुल फजल ने अकबर के समय की कानून व्यवस्था का वर्णन किया था। अकबर की समय की कानून व्यवस्था का, अकबर के समय की कानून व्यवस्था का जिक्र आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने किया था। तो हमारे यहां 2-3 फैक्ट्स तैयार हो गए। एक तो अबुल फजल खुद 9 रत्नों में शामिल थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, विद्वान थे, कवि भी थे, लेकिन मेनली कवि के रूप में हम फैजी को जानते हैं अकबर के 9 रत्नों में। तो अकबर हमेशा अकबर के साथ ही रहते थे, यहां तक कि जो अभियान भी होते थे अकबर के उसमें भी अबुल फजल जाया करते थे साथ में, क्योंकि वो लिखा करते थे कि क्या क्या वो देख रहे हैं। तो अकबरनामा इन्होंने लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में लिखी हुई ये पुस्तक है। अबुल फजल की हत्या अकबर के बेटे सलीम, जिसे आगे जाके हम जहांगीर के रूप में जानते हैं,
उनके ही इशारों पर एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने अकबर नामा के रचयिता अबुल फजल की हत्या कर दी थी। कहते हैं अबुल फजल की हत्या हो जाने के कुछ वर्षों के बाद ही अकबर का देहांत हो गया था। यानी अकबर को माना जाता है कि एक सदमा लगा था अबुल फजल की मृत्यु के बाद। अबुल फजल बहुत ही खास थे। मैंने आपको अभी बताया कि अबुल फजल और बीरबल ये 9 रत्नों में भी रत्न थे। 9 रत्नों में भी सबसे ज्यादा अगर अकबर किसी से चर्चा करते थे तो वो अबुल फजल और बीरबल से ही करते थे। अभी मैंने बताया कि इन दोनों के ही कहने पर सबसे ज्यादा सामाजिक और धार्मिक सुधार अकबर ने किए थे। तो कानून व्यवस्था पर आधारित यह पुस्तक थी जिसका नाम था आईन ए अकबरी। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति यहां पर जरूरी है जानना, उसका नाम है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये स्टार्टिंग में अकबर के साथ जुड़ा, तब ये जो मुर्गी खाना होता है जहां पर मुर्गियां रहती हैं उन्हें दाने डाला करता था। लेकिन धीरे धीरे अकबर ने इसको पुस्तकालय विभाग का चीफ बना दिया। पुस्तकालय विभाग में बहुत अच्छा काम करने के कारण अकबर ने मुल्ला दो प्याजा को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। और यह भी अकबर के जो दरबारी काम होते थे, जो प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे जहां पर अकबर रहता था, क्योंकि जहां पर भी राजा रहता था पूरा का पूरा सचिवालय ही एक प्रकार का होता था वहां, तो वो सब सचिवालय कार्य जो होता था वो मुल्ला दो प्याजा देखा करता था। मुल्ला दो प्याजा के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा, इसे दो प्याजा की उपाधि भी अकबर ने दी थी। अकबर ने ही इसे दो प्याजा की उपाधि दी थी। इसके पीछे रीजन ये है कि ये व्यक्ति हमेशा खाने में 2 प्याज लेकर खाया करता था। जब भी भोजन करता था तो 2 प्याज रखता था। इसके कारण इसको दो प्याजा अकबर ने बोला था। तो मुल्ला दो प्याजा एक अन्य रत्नों में शामिल थे अकबर के। इसके अलावा राजा मान सिंह, फैजी, ऐसे तमाम अन्य रत्न अकबर के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। इसमें एक व्यक्ति और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खान का बेटा था। ये बैरम खान का पुत्र था। जैसा कि आप जानते हैं कि बैरम खान की भी हत्या हो गई थी। अकबर ने अपने माताओं के कहने में आके बैरम खान को पद से निष्कासित कर दिया था और बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को भी उसने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। इसको 9 रत्नों में शामिल करने का कारण यह था कि अब्दुल रहीम खान खाना सैन्य अभियानों का अक्सर नेतृत्व किया करता था। यहां तक कि अकबर के गुजरात अभियान में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी अब्दुल रहीम खान खाना ने ही। इसीलिए प्रसन्न होकर के अकबर ने इस अब्दुल रहीम नामक व्यक्ति को खान ए खाना की उपाधि दी थी। तो खान ए खाना की उपाधि भी अकबर ने ही दी थी, दो प्याजा की उपाधि भी अकबर ने ही दी थी और तानसेन की उपाधि रामतनु पांडे को भी अकबर ने दी थी। इस पर तानसेन पर प्रश्न 2019 के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त राजा मान सिंह भी अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण रत्न थे और हकीम हमाम भी एक अन्य रत्न में शामिल थे। तो इस प्रकार अकबर इन 9 रत्नों की एडवाइस पर काम किया करता था और अकबर ने कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार इन्हीं के कहने पर किए। तो आइए हम एक नजर डालते हैं अकबर के द्वारा किए गए धार्मिक सुधारों पर, यानी कि रिलीजियनिक रिफॉर्म्स बाय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। तो अकबर के धार्मिक सुधार को हम लोग देखते हैं। देखिए, अकबर उस तबके में से एक था या उन लोगों के या एक पर्टिकुलर विचार मानने वालों के तबकों में शामिल था जो ये मानते थे कि भारत को इस्लामिक कंट्री नहीं बनाया जा सकता। देखिए, यहां पर मैं आपको ये बोल दूं, अकबर को सेकुलर बोलने से पहले कि अकबर इस फेथ पर बिलीव करता था कि भारत का इस्लामीकरण नहीं किया जा सकता।
अगर उसे हल्की सी भी ये गंध आती कि भारत का इस्लामीकरण किया जा सकता है, तो हो सकता है, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि अकबर भारत में कुछ अन्य नीतियों का पालन करता। किंतु वो जानता था बहुसंख्यक जनता हिंदू है, नॉन मुस्लिम्स हैं, उसमें से भी ब्राह्मण, कायस्थ और क्षत्रिय जो वर्ण हैं, ये वर्ण के लोग ही अधिक पढ़े लिखे थे एज कंपेयर टू मुस्लिम ऑल्सो, नॉट ओनली दलित्स और अदर लोअर कास्ट ऑन द सोशल बैकग्राउंड। सिर्फ उनके ही कंपैरिजन में नहीं, मुस्लिम्स के कंपैरिजन में भी ये ज्यादा पढ़े लिखे थे। इसलिए अकाउंटेंट के काम के लिए, एडवाइजरी के लिए इनकी आवश्यकता जो थी बहुत अधिक थी। देख सकते हैं आप उधर महेश दास सक्सेना बीरबल कायस्थ थे, रामतनु पांडे ब्राह्मण थे। तो ये कायस्थ हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये सब अधिक पढ़े लिखे थे उस समय मुस्लिम्स की भी तुलना में। तो इनडायरेक्टली अकबर को इन लोगों पर भी निर्भर होना था। और अकबर ही नहीं, और भी जो शासक आए थे पहले, वो भी जानते थे कि भारत का पूर्णतः इस्लामीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अकबर ने जो धार्मिक सुधार नीति अपनाई, उस नीति में अकबर ने सभी धर्मों को इक्वली वेटेज दिया, समान भार दिया और एक नया पंथ बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। किंतु दीन ए इलाही को समझने से पहले हमें समझना है अकबर के इबादत खाने पर। इबादत खाना कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अकबर का इबादत खाना क्या था। तो अकबर के इबादत खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो वीडियो पॉज करके भी देखिएगा। इबादत खाने में अकबर पहले तो सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही बुलाया करता था, किंतु धीरे धीरे इबादत खाने में सभी धर्म के लोग इबादत खाने में आने लगे। सभी धर्म के धर्म गुरुओं को अकबर बुलाया करता था। इसमें जैनों से भी हरविलास सूरी हो गए, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, सिख से भी, सभी धर्म से। सिखों को तो उन्होंने काफी दान भी दिया था। तो इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल होते थे, आपस में धार्मिक संवाद करते थे। मैं बता दूं, यह संवाद स्वस्थ माहौल में होता था, स्वस्थ वातावरण में होता था। वर्तमान की टीवी चैनलों की डिबेट की तरह नहीं होता था। वर्तमान के टीवी चैनलों की डिबेट की तरह ये कतई आपस में संवाद नहीं करते थे। ये संवाद एक स्वस्थ वातावरण में होने वाला संवाद था और एक खुला संवाद था। किसी धर्म की कोई बात अच्छी लगती थी, उसे शामिल किया जाता था। किसी धर्म में कोई कुरीति लगती थी, उसको खत्म करने की बात की जाती थी। प्रगतिशील लोग थे, बंद मानसिकता के नहीं थे। तो इबादत खाना जो था उसको अकबर ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के लिए रखा था। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको समझिएगा। जब सभी धर्म के धर्मगुरु आपस में संवाद करते थे और संवाद के बाद जब कोई भी एक मत पर नहीं पहुंचता था, तो यहां पर जो वीटो पावर था, काइंड ऑफ वीटो पावर जैसा राष्ट्रपति के संदर्भ में है भारतीय संविधान में, तो उस समय वीटो पावर हम कह सकते हैं। जो आखिर जो वीटो पावर जो होता था, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति थी, वो किंग के पास थी, यानी अकबर के पास थी। अकबर जो भी कहता था वो इन सबको अब मानना पड़ता था। तो इनडायरेक्टली तानाशाही हुई। इतने सारे धर्मगुरु मिलकर के आपस में अगर कोई निर्णय ले रहे हैं, मान लीजिए कोई विवाद भी है, तो विवाद पर भी वीटो अकबर को ही दिया था। अकबर ही जो बोलता था वो माना जाता था। इसे एक विशेष नाम से जाना जाता था जिस पर पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, और उसे कहते हैं महजर। आपको बुक्स में मिलेगा मजहर, तो मैं और करके मजहर भी लिख देता हूं, दोनों लिख देता हूं। वैसे महजर करेक्ट है। तो अकबर का जो महजर था, पेपर में पूछे कि महजर क्या है, अगर ऑप्शन दे, एबीसीडी ऑप्शन में भी पूछ रहा है, तो महजर एक प्रकार की शक्ति थी शासक के पास कि यदि इबादत खाने के धर्मगुरुओं में
किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता था तो अकबर के द्वारा लिए गए निर्णय को ही अंतिम माना जाता था। तो ये था महजर। तो महजर समझ में आ गया, इबादत खाना समझ में आ गया होगा, वह स्थान जहां पर धार्मिक संवाद होता था। अगला है अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त करना। जजिया कर को समाप्त करना और मंगलवार व शनिवार को स्लॉटर हाउस पर बैन लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मंगलवार और शनिवार को स्लॉटर हाउसेस पर बैन लगाना, यानी कि जितने भी कत्ल खाने थे, यहां तक कि गौ हत्या को भी आगे जाकर के अकबर ने बंद कर दिया था। पहला शासक था जिसने गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी कि कोई भी गाय को कत्ल नहीं कर पाएगा या गाय की हत्या कोई नहीं करेगा, चाहे कोई फेस्टिवल क्यों ना हो या बिना फेस्टिवल के भी कोई कत्ल खानों में अगर गाय दिख गई, गाय की अगर किसी ने हत्या की, उसको मानव हत्या का दर्जा दिया था अकबर ने। जरा सोचिए, इस टाइप का कानून आज भी स्वतंत्र भारत में नहीं है। आज भी गाय हत्या को लेकर कानून है, लेकिन एक ढीला सा कानून है। पर्टिकुलर गाय की ही बात नहीं, जानवरों पर क्रुएलिटी या जो निर्दयता होती है उसके विरुद्ध भी कोई स्ट्रॉन्ग कानून आज भी नहीं है देश के अंदर। लेकिन अकबर ने वो कानून बनाया था कि गौ हत्या अगर कोई भी करेगा तो उसको मानव हत्या का दर्जा मिलेगा। और ये सीधी सी बात है, हिंदू हितों के लिए किया था अकबर ने। मंगलवार शनिवार थोड़े से पावरफुल डेज माने जाते हैं हिंदुओं में। मंगलवार शनिवार लॉर्ड हनुमान क्या दिन होता है दोनों, तो इन दोनों दिनों में स्लॉटर हाउसेस को पूरी तरीके से, जो कत्ल खाने होते थे उसे पूरी तरीके से बंद रखा जाता था। जजिया कर क्या था, तो एक बार जरा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं जजिया कर का। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, जजिया कर एक प्रकार का रिलीजियनिक टैक्स था, एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। प्रारंभ में यह ब्राह्मणों पर लगता था, किंतु मैं इसके स्वरूप पर चर्चा करूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा और जजिया कर के स्वरूप पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार का भेदभावपूर्ण कर था या टैक्स था। इसमें यदि कोई हिंदू या अकेला हिंदू नहीं, नॉन मुस्लिम अगर अपने तीर्थ स्थल जाए, जैसे कि बौद्ध अगर गया जाए, बौद्ध गया, हिंदू अगर 4 धाम की यात्रा जाए, सिख अगर गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि आगे जाके बना गोल्डन टेम्पल, लेकिन अगर ये अपने अपने धार्मिक स्थलों पर अगर जाएंगे तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और जो भी टैक्स कलेक्शन होगा राजा के पास, अकबर के पास जो भी टैक्स आएगा, या चूंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने इंपोज किया था, तो जो भी किंग फिरोज शाह तुगलक के पास जो भी रेवेन्यू जनरेट होता, इसका यूज, इस पैसे का उपयोग मुस्लिम्स को मक्का जाने के लिए फैसिलिटेशन दिया जाता था, उन्हें सुविधाएं दी जाती थी, जिससे मुस्लिम्स अधिक से अधिक पैमाने पर मक्का जाएं, हज की यात्रा करके आएं, और नॉन मुस्लिम कम से कम अपने तीर्थ स्थल पर जाएं। इस तरह से इनडायरेक्टली उसने धर्म परिवर्तन को लेकर के काफी लोगों को प्रमोट किया था। बड़ी तादाद में इस समय तक धर्म परिवर्तन हुआ करते थे, स्पेशली हिंदू रिलीजन के अंदर जो लोअर कास्ट होता था वो बड़े पैमाने पर उसने अपना रिलीजन चेंज किया इस टाइम तक। तो ये जो जजिया कर था, जो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था रिलीजनिक बेसिस पर, इसको अकबर ने खत्म कर दिया और बोला जजिया कर एक अमानवीय कर है और इसको हम खत्म करते हैं। और हिंदू मुस्लिम सभी को अगर वो अब अपने अपने तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वो जा सकते हैं, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और मुस्लिम्स को जो फैसिलिटेशन मिलती थी उस फैसिलिटेशन में भी कटौती की गई अकबर के द्वारा। तो ये अकबर के कुछ रिलीजियनिक रिफॉर्म्स थे। इनमें एक और है, वो है दीन ए इलाही। कहते हैं कि अकबर ने इसी के लिए ही इलाही संवत का प्रारंभ किया था। तो दीन ए इलाही और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की विचारधाराओं का समूह था, जिसमें सभी व्यक्तियों को मानवीय जीवन जीना था, सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को नैतिक आचरण के आधार पर सेट करना था,
पाप और पुण्य जैसी परिकल्पनाओं को शामिल किया गया था इसके अंदर। जो भी रिलीजन में अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो एक विचारों का समूह बना दिया गया था। कहते हैं जो भी इसको मानता वो दीन ए इलाही को मानता था, यानी कि दीन ए इलाही को मानने वाले अपने अपने धर्म में भी रह सकते थे। कोई बौद्ध होकर के भी ये कह सकता था कि अगर अकबर की दीन ए इलाही धर्म के प्रोविजंस हैं और मैं इन सबको फॉलो करता हूं तो वो भी दीन ए इलाही को फॉलो करने वाला बन सकता था। मुस्लिम्स भी बन सकते थे, हिंदू भी बन सकते थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अकबर का दीन ए इलाही बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। कारण वो थे सभी के धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें जो इन्होंने मिलाकर दीन ए इलाही में शामिल की थी। इबादत खाने में आपस में संवाद कराकर सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर के जो इन्होंने शामिल किया दीन ए इलाही में, वो भले धर्म गुरुओं में तो स्वीकार हुआ, भले अकबर ने अपना महजर लगाकर उनको दीन ए इलाही में प्रोविजंस को शामिल कराए, किंतु आम जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। आम जनता अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर बनी रही, इसलिए दीन ए इलाही बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। दीन ए इलाही से जुड़े 2-3 प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि वो पहला हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को एडॉप्ट किया था। तो आंसर है बीरबल। इसका आंसर है बीरबल। बीरबल पहला व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही को एडॉप्ट किया और दीन ए इलाही की सदस्यता ली। दीन ए इलाही में कुल कितने सदस्य थे? तो दीन ए इलाही के अंदर कुल 18 सदस्य थे, यानी कुल 18 लोगों ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया और दीन ए इलाही धर्म के प्रावधानों को मानने पर अपनी सहमति जताई। तो ये थे अकबर के कुछ धार्मिक सुधार जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इनको आप नोट करते चल रहे होंगे, क्योंकि इसके से जुड़े जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मीनिंग इनकी, जैसे इबादत खाना का क्या काम था, और 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे। दीन ए इलाही क्या था, 2-3 ऑप्शन तो बहुत ही क्लोज होंगे इसमें। महजर क्या था, इलाही संवत क्या था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए कि कितनी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ कुछ वर्षों पर रिपीट होते हैं और हम अक्सर उसे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि या तो हमने रिवीजन सही से नहीं किया होता है, या हम उसे समझ नहीं रहे होते हैं, या सिर्फ एक रटने के हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं। तो इससे समस्या हमें ही उत्पन्न होती है। तो अब हम देखते हैं अकबर के प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अकबर के प्रशासनिक सुधार में मैं चर्चा करूंगा मुख्य रूप से मनसबदारी व्यवस्था पर। ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी और ये कैसे काम करती थी? बल्कि मैं यूं कहूं कि अकबर के कार्यकाल से अगर सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी टॉपिक से आते हैं तो वो इसी मनसबदारी सिस्टम से आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहले तो यही कि ये व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम, सेंट्रल एशियन सिस्टम था। द सिस्टम इज नॉट इंडिजिनिक फ्रॉम इंडिया। ये भारत से दिया गया कोई व्यवस्था नहीं थी, या भारत के किसी शासक ने इसको नहीं दिया था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का पालन किया। अकबर ने इसको दिया नहीं था कि मैं मनसबदारी व्यवस्था को अपने देश में लागू कर रहा हूं और ये मैंने बनाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये बनाई किसने थी और ये पहले कहां चलती थी? तो मनसबदारी व्यवस्था चलती थी मध्य एशिया में, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के रीजन में, और ये थी चंगेज खान की व्यवस्था। ये चंगेज खान की सिस्टम था और अकबर ने इसको एडॉप्ट किया था। लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि जब तक आपको ये मनसबदारी ही क्लियर नहीं होगा कि होता क्या है, तब तक ना आपको चंगेज खान जानने में इंटरेस्ट आ रहा होगा और ना ही आप लोगों को ये इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये प्रशासनिक सुधार था या क्या था। तो पहले हम मनसबदारी व्यवस्था ही पढ़ लेते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके महत्व को जानना जरूरी है कि अगर ये नहीं होता तो भारत में क्या सिस्टम होता, या अकबर के टाइम पर क्या सिस्टम होता।
क्योंकि विंसेंट स्मिथ ने भी मनसबदारी व्यवस्था की तारीफ करी है। मनसबदारी व्यवस्था को ये माना है कि ये 15वीं-16वीं शताब्दी के समय की सबसे कारगर व्यवस्था थी और अकबर इज वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट किंग जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था भारतीय क्षेत्र के अंदर। देखिए, मनसबदारी को समझने के लिए आप ये समझिए कि अकबर ने जब कई सारे प्रांतों को जीता, अकबर ने जब कई सारे प्रांतों को जीत लिया तो एक बड़ा एरिया अकबर के कब्जे में आ गया। अकबर नहीं चाहता था कि भारत का क्षेत्र टूट करके स्वतंत्र प्रांतों में बटे। यह अकबर नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी शासक नहीं चाहेगा जिसने मेहनत करके इतने युद्ध लड़के जीते हो और उसकी आंखों के सामने ही उसके प्रांत टूट कर अलग हो जाए, तो कोई भी शासक नहीं चाहेगा। अकबर भी नहीं चाहता था। तो अकबर ने एक नीति अपनाई जिसके तहत उसने अपने संपूर्ण प्रांत को कुछ मनसबों में बांट दिया, कुछ मनसबों में बांट दिया। और मनसब एक प्रकार का स्टेटस होता था, एक प्रकार का दर्जा होता था। मनसब का दर्जा किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता था, किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता था कि ये तुम्हारा मनसब होगा। तुम्हारे मनसब के अंदर 200 गांव होंगे, 400 गांव होंगे, 500 गांव होंगे, 1000 गांव होंगे। वैसे तो इसकी मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5000 जात और सवार का इसमें प्रोविजन था, बट स्टिल गांव की संख्या कितनी भी रखी जा सकती थी। तो अकबर के ऊपर डिपेंड करता था कि किसको कितने मनसब या किसी एक मनसब के अंदर कितने गांव दिए जाएं। तो व्यक्तियों को मनसब का दर्जा दिया जाता था, जिसे अकबर, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसे अकबर या तो कैश पेमेंट करेगा, या तो नगद वेतन देगा, या जागीर देगा, या जागीर देगा। जागीर मतलब कोई भूमि का हिस्सा जहां वो पुश्तैनी रूप से खेती कर सकता था और उस जमीन के टुकड़े पर जो कई कृषि श्रमिक पलते थे उन सबका करता धरता वो जागीरदार हो जाएगा। तो जागीरदारी व्यवस्था तो वैसे भी भारत में फ्लॉप रही, अंग्रेजों के टाइम तक वो चलती रही, बट स्वतंत्र भारत में हमने उसको खत्म कर दिया। तो जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत वैसे तो पहले से ही हो रही थी, किंतु अकबर ने उसको प्रमोट किया। तो ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति जिसे मनसब का दर्जा दिया गया है उसे या तो अकबर कैश पेमेंट करता था, नगद वेतन, या उसे जागीर दे दिया करता था। तो अब इस व्यक्ति को करना क्या होता था, जो मनसबदार कहलाता था, तो उस व्यक्ति को बस इतना करना होता था। अगर मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करूं तो, क्योंकि मनसबदारी को समझने के लिए बहुत टेक्निकल वर्ड्स है जो समझ में नहीं आते आपको, इसको करना यह था कि इसे किंग को एक आश्वासन देना था, राजा को या शासक को, यानी कि अकबर को। आश्वासन कैसा कि मेरे अधीन जितने भी किसान हैं, मेरे अधीन जितने भी कृषक हैं, इन कृषकों से प्राप्त होने वाले राजस्व को, रेवेन्यू को मैं सुरक्षित आप तक पहुंचा दूंगा। रेवेन्यू को सुरक्षित आप तक पहुंचा दूंगा, एक तो ये काम। दूसरा, अगर कभी युद्ध हो गया तो उस युद्ध में भी अपनी तरफ से मैं कुछ सैनिकों की व्यवस्था की गारंटी लेता हूं, या मैं अपनी तरफ से कुछ सैनिक उपलब्ध कराऊंगा। और ये सैनिक होते थे जात और सवार के रूप में। जात और सवार के रूप में। जात होता था पैदल सैनिक, कोई भी एक व्यक्ति। सवार होता था घुड़सवार। घुड़सवार मतलब घोड़ा भी और उसका सवार भी। तो सवार 2 होते थे और जात अकेला एक पैदल सैनिक होता था। तो इस प्रकार से एक जात और एक सवार दोनों के एक एक माना जाता था। सवार 2 लोग होते थे, जात एक होता था, यानी कि घोड़ा और एक व्यक्ति, और एक तरफ केवल एक व्यक्ति। तो 3, एक जात एक सवार में टोटल 3 व्यक्ति एवं जानवर होते थे। जिसके अंदर में जितने जात होते थे, जिस भी मनसबदार के अंदर में जितने भी जात होते थे और जितने भी सवार होते थे, इससे ही पता चलता था कि वो कितना बड़ा मनसबदार है। और उसको फिर उस स्टेटस, उसको
मुगल दरबार के अंदर उतना बड़ा स्टेटस दिया जाता था। कहते थे राजा मान सिंह को 5000 मनसब का स्टेटस दिया गया था। उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जात और सबसे ज्यादा सवार होते थे। तो जात और सवार को रखकर राजा को क्या बताया करते थे सब, कि अगर कोई आकस्मिक समय आ गया, कोई आपातकालीन समय आ गया, कोई आक्रमण हो गया, तो इन सभी स्थितियों में हम अपने सैनिकों को लेकर पहुंच जाएंगे। वो बदले में अकबर से कुछ पैसे ले लिया करते थे, चाहे जागीरों के रूप में भूमि दान ले लें या चाहे नगद वेतन ले लें। लेकिन इस व्यवस्था में बड़े लेवल पर करप्शन होता था। मनसबदार किसानों का तो शोषण करते ही थे, साथ ही राजा को भी लूटते थे, क्योंकि वो कभी बताते ही नहीं थे लगान की दर क्या है। तो किसानों से अधिक पैसे वसूल कर लेते थे वो और राजा तक पहुंचा देते थे। राजा को भी बैठे बिठाए एक निश्चित रेवेन्यू मिल जाता था, बीच में बिचौलिया का काम ये मनसब कर देते थे। और दूसरी तरफ ये राजा से बड़ी मात्रा में पैसे लेते थे और जात और सवार की संख्या अक्सर गलत बताते थे, अक्सर गलत बताते थे। यानी कि मान लीजिए किसी एक शासक के पास 10 जात हैं और 10 सवार हैं, तो ये मनसबदार क्या काम करते थे कि बताते थे हमारे पास 100 जात है, 150 सवार है, और इस तरह से 10-10, 15-15 गुना ज्यादा पैसा अकबर से जात और सवार के नाम पे ले लेते थे। कि हमारे पास सवार 150 हैं तो मतलब 150 घोड़े हैं हमारे पास, उन 150 घोड़ों के चारों की व्यवस्था हमें करनी है, हमें जो है व्यक्तियों को वेतन देना है। इस तरीके से या तो वो अधिक जागीरें ले लेते थे या अधिक बड़े पैमाने पर वो पैसे अकबर से ले लिया करते थे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर तो ये बहुत ही शानदार था। और एक चीज और इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये फुल्ली सेंट्रलाइज था। यहां बहुत से लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये फुल्ली सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था पूरी तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था थी, इसमें विकेंद्रीकरण नहीं था। मनसब अपने मन से किसी का लगान माफ नहीं कर सकते थे। मनसब यहां तक कि अपने मन से किसी को नौकरी से भी किसी जात और सवार को नहीं निकाल सकते थे। ये सब राजा ने अपने अधीन लेकर रखा था, अपने मंत्रियों के अधीन ये सब सब्जेक्ट को ले रखा था। यानी कि पूरी तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था थी। और अगर किसी के मनसब बढ़ाने और घटाने भी हैं तो वो अकबर पर निर्भर करता है, यानी कि हर बात घूम फिरकर अकबर तक पहुंचती थी। तो इस तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो कई बार स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि मनसबदारी एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था का एग्जाम्पल है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था मनसबदारी स्ट्रक्चर, इसको भूलना नहीं है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको मनसबदारी व्यवस्था समझ में आया होगा, जो कि अकबर का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। एक बार फिर रिवाइज करूंगा, इसके माध्यम से अकबर राजस्व का संग्रहण करता था, प्लस जात और सवार के माध्यम में जो मनसब अपने पास सैनिक रखते थे वो भी इन फ्यूचर अगर कोई युद्ध हो जाता था तो अकबर के पास एक रिजर्व फोर्स टाइप होती थी, काइंड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स टाइप होती थी। पैरामिलिट्री फोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते, बट मॉडल वही था, मॉडल पूरी तरीके से वही था। और उसके एवज में अकबर जागीरें और वेतन मनसबदारों को दे दिया करता था। वेतन जो होता था नगद रूप में होता था और जागीरें भूमिदान के रूप में होता था। तो इस तरीके से अकबर का यह मनसबदारी व्यवस्था थी। दूसरा सिस्टम था अकबर का दहसाल सिस्टम। दहसाल सिस्टम या दहसाल व्यवस्था। दहसाल व्यवस्था क्या थी? तो दहसाल व्यवस्था में अकबर क्या काम करता था, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने के कारण अनाज नहीं हुआ, तो उस समय तो कोई लगान मिलता ही नहीं था शासक को, तो लगान मुक्त हो जाता था उस साल का। और किसी समय कम उपज होती थी, किसी समय ज्यादा उपज होती थी। तो अकबर इस बात को जानता था कि भारत के अंदर पूरे क्षेत्र में कोई एक जैसी कृषि नहीं होती। भारत के अंदर कुछ बहुत उपजाऊ कृषि प्रदेश हैं, जैसे कि पंजाब, जैसे कि मध्य प्रदेश का मालवा, जैसे कि पूर्वांचल, जैसे कि असम के मैदान, जैसे कि बंगाल के भूभाग, जैसे कि उड़ीसा का तटीय हिस्सा, जैसे कि आप देखेंगे कोरोमंडल का तट, जैसे कि देखेंगे आप काठियावाड़ का हिस्सा। ऐसे कुछ भाग हैं भारत के अंदर जो बेहद उपजाऊ हैं, बहुत ही फर्टाइल लैंड मास है वहां पे। तो जहां पर उपजाऊ भूमि है वो उनके पास तो उपज बहुत हो रही है, 2 एकड़ से भी उतनी हो रही है जो
सूखे प्रदेशों में 10 एकड़ वाले के पास उतनी नहीं होती। तो अकबर जानता था कि अगर मैं केंद्रीकृत टैक्स रखूं, सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम रखूं, सब 2 एकड़ वालों के लिए एक बराबर, तो फिर नुकसान होगा सूखे प्रदेश के लोगों को। इसलिए अकबर ने दहसाल सिस्टम अपनाया कि सभी प्रदेशों को वहां का 10 साल का एवरेज निकाला उसने कि 10 साल का औसत यहां पर कितना उत्पादन होता है। उस औसत उत्पादन के को आधार बनाकर उसको बेस मान करके अकबर नेक्स्ट ईयर का लगान वसूला करता था। जैसे मान लीजिए मालवा का दहसाल सिस्टम कुछ और होगा और पश्चिमी राजस्थान का कुछ और होगा, विदर्भ का कुछ और होगा और बंगाल का कुछ और होगा। सभी जगह का अगर एक बराबर कर देंगे तो फिर तो भेदभाव ही होगा किसानों के साथ। तो इस तरह से अकबर ने दहसाल व्यवस्था के माध्यम से, मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार भारतीय भूभाग के अंदर किए, जिसके लिए अकबर के कार्यकाल को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अकबर ने कुछ सामाजिक सुधार के भी काम किए। सामाजिक सुधार के कार्यों में अकबर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और यहां तक कि उसने खुद बैरम खान की विधवा से शादी भी की और एक संदेश दिया कि विधवाओं का जीवन जैसा कि राजस्थान में होता था, आप मीराबाई के केस में देख सकते हैं कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो जो उनकी पत्नी होती थी या तो वो सती हो जाती थी या फिर उसको आजीवन जो होता था एक कमरे के अंदर व्हाइट साड़ी पहन करके जीवन गुजारना पड़ता था। अगर कोई सोशल फंक्शन में भी या मैरिज में भी अगर वो शामिल हो जाती तो उसको अपशगुन माना जाता था। कहते थे कि अगर किसी लड़की की गोद भराई की रस्म चल रही है और ऐसे में अगर कोई विधवा महिला उसके पास जाकर बैठ भी जाए तो उस समय का समाज और उस समय का रिचुअल्स इतने अमानवीय थे कि उस महिला को पीट पीट कर मार दिया जाता था। तो इस प्रकार की कुरीतियां जो थी वो मध्य एशिया के मध्यकालीन भारत के समय पर चला करती थी, स्पेशली उस समय यह राजपूतों में चला करती थी। अकबर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया और सती प्रथा को खत्म करने की बात की। किंतु सती प्रथा को लेकर उसने कोई बेहद ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही अकबर ने हम सती प्रथा को लेकर राजा राम मोहन राय के प्रयासों को देखते हैं, वैसा कुछ अकबर ने नहीं किया था। और साथ ही अकबर में एक कॉन्ट्रडिक्शन भी था कि वो जो बोलता था सुधार करने को लेकर कई बार वो खुद भी अमल नहीं करता था। जैसे इसने बहुविवाह का विरोध किया कि एक ही व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए, किंतु वो खुद उसने बहुत सारी शादियां की थी। साथ में वो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स जितने थे, यानी कि जहां पर वेश्यावृत्ति होती थी, उन्हें उसने इलीगल कर दिया और बोला भाई यहां ये जितने भी जगह हैं इसको बंद करनी चाहिए, ये अनैतिक है, गलत है, एंटी वुमेन है ये काम। महिलाओं को भले रोजगार दे दो आप, किंतु ये जहां पर जो अड्डे चल रहे हैं इनको बंद कराया जाए। अकबर ने जितने भी जगह पर जहां पर प्रोस्टिट्यूशन चलते थे उन सभी को बंद करा दिया। किंतु उसने जो खुद का हरम दल था, जो दरबार में चला करता था, जो हरम दल था, हरम दल में भी कई महिलाएं थी, किंतु अकबर ने अपने हरम दल को बंद नहीं करवाया। ना ही ऐसे कोई सबूत मिलते हैं जिसमें यह पाया गया हो कि अकबर ने अपने हरम दल को बंद करवा दिया हो। किंतु फिर भी स्टेप्स अगर कोई व्यक्ति अच्छे ले रहा है सोसाइटी के लिए तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। भले ही वो खुद अगर नहीं मान रहा है तो उसके लिए इतिहास ठीक है, उसकी निंदा करेगा, किंतु ये स्टेप तो बड़े लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसलिए अकबर के इन सामाजिक सुधार कार्यों की और पहलों की या इनिशिएटिव्स की इतिहास में प्रशंसा की जाती है। तो इस प्रकार हमने धार्मिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों पर अकबर की चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा संदेश, चूंकि वीडियो में मैं अक्सर इसको नहीं बोल पाता, अभी तक बोला भी नहीं होगा वीडियो में स्पेशली, आप चैनल को इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जो होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और आप कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए या उन्हें भी इतिहास से जुड़े जो परिघटनाएं हैं इसके प्रति भी उन लोगों को भी
सजग किया जा सके या वहां तक जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए तो बेहतर होगा। भारत को जानने का इतिहास से अच्छा माध्यम दूसरा नहीं हो सकता। धन्यवाद।